अब हमने देखा कि लंदन में कैसे प्रॉब्लम्स है, लंदन का सिटी स्ट्रक्चर कैसा था, तो सेम हम देखेंगे कि अब इंडिया में क्या सिटी स्ट्रक्चर था, इंडिया में कॉलोनियल चेंजेस क्या थे, चेंजेस क्या आए थे। सो बेसिकली जो इंडिया का बेसिक सिटी जो लेते हैं, जैसे हमने इंग्लैंड में लंदन लिया था एज अ बेसिस ऑफ देयर सिटी, इंडिया में जो हम बेसिक सिटी लेते हैं वो है बॉम्बे, और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो बेसिकली जो प्रोग्रेस था सिटी का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, सिमिलर नहीं था आपके इंडियन कंट्रीज़ में, बिकॉज जब सिटीज़ इवॉल्व हो रही थी इंडियन कंट्रीज़ में तब आपका कॉलोनियल रूल था। तो एक हम डिफरेंस देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल में क्या डिफरेंस होता है और उसके रूल में क्या डिफरेंस होता है, कि एक सिटी जो बॉम्बे सिटी में क्या डिफरेंस होता है और आपके इंग्लैंड में जो सिटीज़ है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो जो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन था वो बहुत स्लो था आपके इंडिया में। सो अर्बनाइजेशन जितनी ज़ोरों तोरों से आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ रही थी, वो उसी सेम पेस में उतनी ज़ोरों तोरों से इंडियन कंट्रीज़ में इंडिया में इतनी ज़ोरों तोरों से नहीं बढ़ रही थी। सो हम देखते हैं जो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। और 20th सेंचुरी में आप यदि देखें तो नो मोर देन 11% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन सिटीज़, मतलब बस 11% लोग जो थे वो सिटीज़ में रहते थे। इवन इन 20th सेंचुरी जब लंदन फ्लरिश कर रहा था, उनके मिलियंस ऑफ लोग लंदन में आके रहते थे, तब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या आता है, नो मोर देन 11% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन सिटीज़, मतलब 11% से ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहते ही नहीं थे। तो ये एक मेजर चेंज देखते हैं, जो एक डिफरेंस हम, यदि आपको पूछा गया एग्ज़ाम में कि डिफरेंस क्या है बताओ कि इंग्लैंड में कैसे पेस में बढ़ा और इंडिया में कैसे पेस में बढ़ा, तो ये एक डिफरेंस है, ये एक उनके अंदर एक चेंजेस जो डिफरेंस आ रहे हैं वो है। सो 20th सेंचुरी में बस 11% लोग, नो मोर देन 11% रहते थे। सो बेसिक जो अर्बन ड्वेलिंग्स जो होती थी, जो अर्बन ड्वेलर्स थे वो यूजुअली आपके प्रेसिडेंसी सिटीज़ में रहते थे, जैसे आपके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये जो 3 प्रेसिडेंसी हैं ये आपका हब था सिटीज़ का। ये प्रेसिडेंसीज ही मेजर सिटीज़, जो पहली सिटीज़ इवॉल्व होके आई है इंडिया में, ये 3 सिटीज़ हैं जो मेजर सिटीज़ जैसे इवॉल्व होके आई हैं। सो जो बेसिक अर्बन ड्वेलर्स थे वो यहीं पे रहते थे। सो प्रेसिडेंशियल सिटीज़ जो था, प्रेसिडेंशियल सिटीज़ मल्टी प्रपोजल सिटीज़ था, वहाँ पे मल्टीपल काम होते थे, मल्टीपल वे में काम होते थे। तो हम देखते हैं कि एक चेंज हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे होता था। प्रेसिडेंशियल सिटीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिटीज़ जो होती थी वो उनकी जो दूसरी सिटीज़, जो 3 छोटे मोटे टाउन्स थे उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिटीज़ जो होती है वो आपका हब होता था आपके वर्क, मतलब जैसे आपके मेजर पोर्ट्स वहाँ पे होते थे, आपके वेयर हाउसेस होते थे, ऑफिस होती थी, आर्मी कैंटोनमेंट्स होते थे, इंस्टीट्यूशंस होती थी, म्यूजियम्स होते थे, लाइब्रेरी होते थे। तो इसका जो वर्क देख रहे हैं, एक हम मल्टी प्रपोजल वर्क देख रहे हैं, मतलब उन जो प्रेसिडेंशियल सिटीज़ हैं उनकी वर्क स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अलग है, वो ज़्यादा तादाद में, वो इसीलिए वो हब बन गया सिटीज़ का। इसीलिए वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आपका इतना स्ट्रांग था, बिकॉज वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कुछ काम करने के लिए, तो ये जो जगह थी वो हब बन गए लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए आपके पोर्ट्स, वेयर हाउसेस, जितनी फैक्ट्रीज थी यूजुअली वो यहाँ पे आने लगी। बॉम्बे वन ऑफ द, जिसको मैं अभी बोली कि बॉम्बे को हम एज एन एग्जाम्पल लेंगे, तो बॉम्बे का पॉपुलेशन 1872 से आपके 1941 में आपके बॉम्बे का पॉपुलेशन जो 6,44,000 था वो बढ़ के 15 लाख बन गया। मतलब आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे के, मतलब जो बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो किस तादाद पे बढ़ रही है, उसके बारे में हम देखते हैं कि मतलब जैसे आपका लंदन में देखें वो 1 मिलियन से वो 4 मिलियन तक चला गया, उसी सेम वे में हम देखते हैं यहाँ पे 6 लाख से वो 15 लाख तक चला गया। द अमाउंट ऑफ, मतलब वो डिफरेंस देखिए कि कितना ज़्यादा तादाद पे लोग आने लगे। जैसे बॉम्बे एक सिटी बना, जो बॉम्बे क्योंकि एक प्राइम सिटी था, जो प्रेसिडेंसी था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत प्राइम प्रेसिडेंसी थी।
तो पहले इसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट बॉम्बे के बारे में पढ़ेंगे वो बॉम्बे एज अ प्राइम सिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो मेजर हब निकल के आती है, जैसे यूरोप में आपका लंदन जो हब निकल के आई इंग्लैंड में, वैसे हम इंडिया में जो प्राइम सिटी निकल के आती है, जो मेजर सिटी निकल के आती है वो होती है बॉम्बे। सो बॉम्बे क्या होती है, 17th सेंचुरी बॉम्बे was ruled by Portuguese essentially। 17वीं सदी में ही आपको बॉम्बे को जो रूल करते हैं वो होते हैं आपके पोर्तुगीज़ रूलर। सो 1661 में क्या होता है, आपका ब्रिटिश किंग चार्ल्स II उनका मैरिज होता है पोर्तुगीज़ प्रिंसेस से। सो इस मैरिज के बाद क्या होता है, जो बॉम्बे का रूल है वो पोर्तुगीज़ के हाथों से ब्रिटिश के हाथों पे चला जाता है। और इन द सेम सेंस उसके बाद आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे आके रूल करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी बॉम्बे का जो होल्ड है वो अभी ब्रिटिश के हाथों पे है। तो इसके बाद क्या होता है, आपका सूरत जो मेन आउटलेट होता है, उनके इंडस्ट्रियल आउटलेट होता है, वो अभी सूरत से अभी वो बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब सूरत वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर जो होता है वेस्ट इंडिया में, वो अभी सूरत से ट्रांसफ़र होके बॉम्बे में आ जाता है। अभी आपका बॉम्बे जो होता है वो मेजर सिटी होता है और मेजर हब होता है जहाँ पे काम होते हैं। सो बॉम्बे जो होता है वो मेजर आउटलेट बन जाता है कॉटन टेक्सटाइल का। मतलब कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया में रॉ कॉटन टेक्सटाइल वो बहुत फेमस थे, तो वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी जो रॉ कॉटन भी थे वो भी बहुत मिलते थे आपको बॉम्बे में। तो कॉटन टेक्सटाइल का मेजर आउटलेट हमारा क्या होता है, सूरत से ट्रांसफ़र होके, सूरत से गुजरात से ट्रांसफ़र होके वो बॉम्बे में आ जाता है और बॉम्बे हब बन जाता है इसका। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बॉम्बे ओपियम और कॉटन दोनों का हब बन जाता है। ओपियम जो था वो पहले कहाँ पे उसका हब होता था, उसका हब होता था बंगाल में। तो बंगाल वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आपके ओपियम प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए थे। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में कॉटन और ओपियम दोनों का हब बॉम्बे बन जाता है एंड इट इमर्ज एज अ प्राइम सिटी। हम देखते हैं एक मेजर सिटी की तरह बॉम्बे इमर्ज करता है और इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बॉम्बे इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बन जाता है। बस बंगाल ही नहीं, हम देखते हैं जितने मेजर लीडर्स हम देखते हैं बाद में, बस बंगाल ही नहीं, उस बॉम्बे से भी मेजर लीडर्स आने स्टार्ट होते हैं। तो बॉम्बे जो होता है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का, सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ का वो हब बनता जाता है। और इस एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर भी बन जाता है धीरे धीरे। क्यों, मतलब अब हम देख रहे हैं कि बॉम्बे का जो प्रोग्रेस है वो कैसे बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे एज अ सिटी इट इज़ इमर्जिंग एज अ सिटी, इट इज़ स्टैंडिंग इट्स होल्ड कि हम मेजर सिटी के नाम पे ये इमर्ज कर रहा है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे बॉम्बे जो प्राइम सिटी का नाम दिया गया है बॉम्बे को, वो हम उसमें देखते हैं, वो चेंजेस देखते हैं एज अ प्राइम सिटी ऑफ इंडिया and as how it is as an important industrial center, as an important administrative center ये emerge होके आता है। So work in the city basically क्या होती है, so लोगों का बेसिक काम क्या होता है बॉम्बे में, what is the main work जो वो करते हैं। So आपके एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब ब्रिटिश पावर आपकी जीत जाती है तो आपके 1819 में क्या होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कैपिटल बन जाता है बॉम्बे। और बॉम्बे बेसिकली 7 आइलैंड्स मिक्सचर, मतलब 7 आइलैंड को मिला के बॉम्बे बनाया गया है। तो बॉम्बे वो हब बन जाता है आपका। उसके बाद बॉम्बे जो होता है वो हब बन जाता है, क्योंकि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो मेजर कैपिटल होता है वो बॉम्बे होता है। तो मेजर जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो हम देखते हैं वो आता है आपके 1854 में। दिस वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे वाज इन 1854। और 1921 में हम देखते हैं कि वो एक कॉटन टेक्सटाइल मिल से
85 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुल जाते हैं बॉम्बे में, और उसमें 1,46,000 वर्कर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तादाद पे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तादाद पे लोग वहाँ पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1881 से 1931 में 1/4 ऑफ द इनहेबिटेंट्स जो होते हैं वो बॉम्बे में पैदा होते हैं। मतलब जो बॉम्बे एज अ सिटी राइज कैसे करती है वो भी देखते हैं। 1/4 ऑफ द इनहेबिटेंट्स इज, यदि बॉम्बे में पैदा हुई होती है, मतलब उसके 3/4 ऑफ द इनहेबिटेंट्स माइग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से आए होते हैं। सो 1926 में विमेन बिकेम द मेजर, मतलब 23% ऑफ द मिल वर्कफोर्स जो होती है वो विमेन से भरी पड़ी होती है। तो मतलब हम रेंज देख सकते हैं कितनी ज़्यादा विमेन भी अर्ली 20th सेंचुरी में कितनी ज़्यादा विमेन भी आके वर्क कर रही हैं, मिल वर्क कर रही हैं। सो और जो मेजर इनोवेशन का फैक्टर होता है, जो मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है जो हेल्प करती है लोगों को माइग्रेट करने में, वो है रेलवेज़। क्योंकि इस टाइम में अर्ली 20th सेंचुरी में आपकी रेलवे फ्लरिश करती है इंडिया में। सो दैट्स व्हाई इट बिकम द, लोग माइग्रेट करने के लिए लोगों को आसानी हो जाती है, लोगों को इजी होता है। तो रेलवेज़ जो रीज़न है कि लोग माइग्रेट करते हैं, सिटी में भारी तादाद पे आते हैं। और वो मतलब मेजर माइग्रेशन आपका कब होता है? आपका एक मेजर माइग्रेशन होता है 1888 और 1889 में। क्या होता है, कच्छ में, आपके गुजरात में फैमिन होती हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट फैमिन लोग वहाँ पे रह नहीं पाते, तो लोग इन सर्च ऑफ गुड प्लेसेस वो माइग्रेट करते हैं बॉम्बे में, ताकि उन्हें काम मिल सके। क्योंकि अभी वो मेजर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के हिसाब से भी बॉम्बे मर्ज हो रही है। यदि 23% मिल वर्कर्स वहाँ पे विमेन हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद पे काम की ज़रूरत हो रही है। तो लोग इन सर्च ऑफ वर्क वो बॉम्बे में शिफ्ट करते हैं। बट इसके लिए भी क्या करते हैं, बॉम्बे भी कंजेस्टेड हो जाता है क्योंकि इतनी माइग्रेंट्स आते रहते हैं। तो 1888 में एक प्लेग एपिडेमिक होता है बॉम्बे में। इसके कारण आपके 30,000 लोगों को उनके ओरिजिन में, उनके जगह में भेज दिया जाता है आपके 1901 में। सो 1901 में 30,000 लोगों को बैक बॉम्बे में भेज दिया जाता है। मतलब बॉम्बे से बैक जहाँ से वो आए होते हैं उन्हें भेज दिया जाता है, क्योंकि एक तो एपिडेमिक हो गई और वो इतना कंजेस्टेड बन गया एरिया कि लोग वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। सो जैसे हमने पढ़ा कि हाउसिंग और नेबरहुड्स कैसे होते थे आपके बेसिकली लंदन में, जैसे कंजेस्टेड होते थे और लोगों को वो मतलब प्राइवेट वहाँ पे रहना पड़ता था। सेम आपका बॉम्बे भी, बॉम्बे की हालत तो लंदन से और ख़राब थी। यदि हम देखे जाए, बॉम्बे में एक पर्सन के लिए बस 9.5 स्क्वायर यार्ड थी। मतलब 9.5 स्क्वायर यार्ड बस एक इंसान के लिए थी यदि बॉम्बे में। लंदन में थी वो 1.55 स्क्वायर यार्ड, बॉम्बे में थी 155 स्क्वायर यार्ड वो थी जो और बॉम्बे मतलब सॉरी लंदन में वो थी 155 स्क्वायर यार्ड, बॉम्बे में थी 9.5 स्क्वायर यार्ड। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है एक इंसान का रहने के लिए। मतलब यदि 1840s में ये बेसिकली हमने ये डाटा कलेक्ट किया है जो, तो बॉम्बे और लंदन में जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा, 9.5 और 155 इसके अंदर इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब आप लगा लो नियरली ये 146.5 स्क्वायर यार्ड का डिफरेंस है यहाँ पे एक पर्सन लंदन में रहने का और एक पर्सन बॉम्बे में रहने का। मतलब यदि 20 पर्सन्स बॉम्बे में क्या होते हैं, 20 पर्सन एक हाउस में रहते थे, जबकि लंदन में 8 पर्सन एक हाउस में, 8 इंसान एक हाउस में रह पाते थे, जबकि बॉम्बे में 20 लोग एक हाउस में रह पाते थे। बॉम्बे का जो फोर्ट एरिया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हब बन गया था, मेजर इम्पॉर्टेंट हब था बॉम्बे में ही। और इसमें क्या होते थे, यूजुअली आपके 2 सेक्शन होते थे, एक नेटिव टाउन होता था और एक वाइट सेक्शन होता था। सो नेटिव टाउन और वाइट सेक्शन ये बेसिकली हम यूजुअली हर प्रेसिडेंसी में देखते थे कि एक नेटिव टाउन होता है और एक यूरोपियन वाइट सेक्शन होता है जहाँ पे यूरोपियन वाइट पीपल रहते थे और नेटिव टाउन में बस नेटिव पीपल रहते थे।
तो ये देखते हैं कि 70% ऑफ द वर्किंग पीपल जो थे वो चॉल्स में रहते थे। मतलब जो आपकी बॉम्बे की जो प्लानिंग थी ना, बॉम्बे एक प्लान सिटी नहीं है, तो इसमें लोग जब माइग्रेट करते हैं, एक प्लान सिटी नहीं है, तो एक डिसरप्टेड वे में लोग रहना स्टार्ट करते हैं। दो अमीरों के पास अपने बंगलोज थे, वो अपने बंगलोज में रहते थे, बट 70% ऑफ द वर्किंग पीपल जो थे वो चौल में रहते थे, और 90% ऑफ द मिल वर्कर्स जो थे वो गीरन गांव में रहते थे, क्योंकि ये उनके लिए वॉकेबल डिस्टेंस होता था गीरन गांव। तो वो 90% ऑफ द मिल वर्कर्स जो थे वो गीरन गांव में रहते थे, उनके लिए वो इजी होता था। तो चॉल्स क्या होते थे बेसिकली, जब हम चॉल्स की बात करें ये क्या होते थे, तो चॉल जो होते थे वो मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर होते थे। मतलब मल्टीपल स्टोरेज होते थे, मतलब 3-4 फ्लोर के स्ट्रक्चर घर होते थे, और वो बेसिकली 1 रूम अपार्टमेंट होते थे। तो लेकिन रेंट इतना ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड ओनर्स के पास था, तो लैंड उतना हाई था कि लोगों को अपने घर, मतलब 1 रूम का अपार्टमेंट भी उनको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना पड़ता था, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेंट था वहाँ पे। इवन इतना कंजस्टेड था, और वहाँ पे सैनिटेशन भी नहीं था, मतलब एक घर के लिए एक सैनिटेशन तक नहीं था। तो मतलब इतने कंजस्टेड एरिया में थे कि जो लोग जो अपने निजी काम करते, या कपड़ा धोना हो गया या नहाना हो गया, वो लोगों को स्ट्रीट्स में करना पड़ता था, बाहर में करना पड़ता था। और एक कंजस्टेड होने का और एक वो ये देखते हैं कि स्ट्रीट में भी आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए हॉकर्स होते थे डिफरेंट, और मतलब लिकर शॉप्स होते थे। तो मतलब एक चौल का एक कंजस्टेड एरिया बन गया था वो वहाँ पे। सो जो सिटी ऑफ बॉम्बे, तो 1898 में वो डिसाइड किया गया कि एक सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया जाए, ताकि लोगों को सही तरह से घर मिले, रहने के लिए जगह मिले। तो 1918 में 64,000 लोगों को एविक्ट किया जाता है बॉम्बे के चॉल्स में। इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया होता है वो चॉल्स कि उन्हें एविक्ट कर दिया जाता है, और 14,000, जबकि वहाँ से बस 14,000 को रिहेबिलिटेट कर पाते हैं उन लोग। एक रेंट एक्ट भी आता है आपके 1918 में, ताकि जो प्राइवेट लैंड ओनर्स अपनी मनमर्जी रेंट करते हैं, वो रेंट को कंट्रोल करने के लिए भी एक रेंट एक्ट भी लाया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था आपके हाउसिंग और नेबरहुड का बॉम्बे में।